हेलो बेटाज, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दी होगी। अब आप 10th से एकदम 11th में हुए हैं, है ना। तो 11th की जब आपने क्लासेस ली होंगी, कुछ पढ़ा होगा, तो आपको लगा होगा कि यार ये क्या चल गया जीवन में, है ना। ये तो बहुत अलग थलग चीज़ें हैं, ये तो पहले कभी पढ़ी ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये सभी चीज़ें इनसे आप पहले ही फेमिलियर हैं, है ना। जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो ज़रूरी हैं, हर चीज़ ज़रूरी है, इसीलिए वो आपको पढ़ाई जा रही हैं। और अगर आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है या फील नहीं आ रही है फिजिक्स की, तो हम आपके लिए यहाँ मौजूद हैं। आपको फील दिलाने के लिए ही यह चैनल बनाया गया है और इसीलिए ही इस पर वीडियोज़ डाली जाती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं एक बार जो अपना शुरुआत में जो काम का चैप्टर है, जिससे कि है ना क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस तो पिछले चैप्टर से बन सकते हैं, लेकिन जो मेनली काम का चैप्टर है, जहाँ से हम शुरू करते हैं पढ़ाई को एग्जैक्टली, उसकी आज हम शुरू करेंगे, उस चैप्टर को आज हम शुरू करेंगे। और उसकी जो पहली वीडियो है वो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का जो नाम है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, है ना। नाम से ही लग रहा है कि क्या मेजरमेंट के बारे में ये चैप्टर होगा और यूनिट्स के बारे में ये चैप्टर होगा। बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले देखो ये वर्ड, देखो फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, तो ध्यान से सुनो बेटा। जिस चीज को हम माप सकें एग्जैक्टली उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया बात। जैसे मैं कहूं अच्छाई को मापिए, क्या आप माप सकते हैं अच्छाई को? आप अच्छाई को माप ही नहीं सकते हो। आप ऐसा थोड़ी ना कह सकते हो कि 1 अच्छाई, 2 अच्छाई, 5 अच्छाई, 10 अच्छाई, ऐसा नहीं कह सकते हो। लेकिन मैं कहूं लेंथ को मापिए, तो आप लेंथ को माप सकते हैं। बहुत बढ़िया। मैं कहूं समय को मापिए, आप समय को माप सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं कहूं कि मास मापिए, मास 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम आप माप सकते हैं। तो जो लेंथ था, टाइम था, मास था, करंट था, स्पीड है, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। बहुत बढ़िया। फिर बात कर लेते हैं यूनिट, है ना। इसको एक बिल्कुल साधारण एग्जांपल से समझिए। जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको कहा कि भाई 1 गिलास पानी लाइए, तो जो 1 गिलास उन्होंने बोला है वो यूनिट है। किसकी? वॉल्यूम की यूनिट है। क्योंकि जब उन्होंने आपसे ये कहा है कि 1 गिलास पानी लाइए, तो मतलब आप समझ गए कि इतना सा पानी लेके जाना है। जब आपको ये पता होगा कि 1 गिलास पानी कितना होता है, तो आप 2 गिलास पानी भी ले जा सकते हैं, 3 गिलास पानी भी ले जा सकते हैं, 4 गिलास का अंदाजा भी लगा सकते हैं। सोचो आपको यही नहीं पता कि 1 गिलास पानी कितना होता है, तो आप क्या करेंगे? तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब किसी भी चीज को मापने के लिए यूनिट का पता होना बहुत जरूरी है। हाँ, तो यूनिट है क्या? यूनिट और कुछ नहीं, एक रेफरेंस है। जैसे आप शॉप में गए, आपने कहा 1 किलोग्राम चीनी दे दीजिए, चीनी, शुगर। तो 1 किलोग्राम की कोई वैल्यू होनी चाहिए ना, फिक्स है कि भाई 1 किलोग्राम इतना होता है। तो जो शॉपकीपर है वो आपको 1 किलोग्राम चीनी दे देगा। लेकिन सोचो अगर किसी को यही नहीं पता हो कि 1 किलोग्राम कितना होता है, तो वो ना 1 किलोग्राम चीनी दे सकता, ना 2 किलोग्राम दे सकता, ना 10 किलोग्राम दे सकता। मतलब आपको 1 किलोग्राम यूनिट मतलब सिंगल रेफरेंस, आपको सिंगल रेफरेंस का पता होना जरूर था। जैसे लंबाई मापनी है, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि 1 मीटर कितना होता है, तो आप 2 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 100 मीटर कभी नहीं माप सकते। मतलब 1 मीटर मतलब यूनिट लेंथ आपको पता होनी जरूरी थी। इसीलिए लेंथ की यूनिट को हम मीटर कहते हैं, मास की यूनिट को हम किलोग्राम कहते हैं, टाइम की यूनिट को हम सेकंड कहते हैं। क्या यूनिट बस यही है? नहीं, बहुत सारी हो सकती हैं। आप खुद की भी बना सकते हो। जैसे अभी आपने बनाई 1 गिलास पानी, बहुत सारी यूनिट हो सकती हैं। लेकिन मेरे भाई यूनिट ऐसी तो हो जिसका औरों को भी पता हो, है ना। अब आपने घर तो देख लिया 1 गिलास पानी। अब जरूरी थोड़ी ना है कि आप दूसरे किसी घर जाएं और 1 गिलास पानी मांगे तो उनके घर भी उतना ही बड़ा गिलास हो जितना बड़ा गिलास आपके घर है। समझो इस बात को। तो यूनिट ऐसी होनी चाहिए जो बहुत सारे जगह पे एक्सेप्टेड हो। जैसे किलोग्राम, आपको भी पता है 1 किलोग्राम कितना होता है। अमेरिका में चले जाओगे, उनको भी पता है 1 किलोग्राम कितना होता है। ब्रिटेन में चले जाओगे, उनको भी पता है 1 किलोग्राम कितना होता है। इसीलिए किलोग्राम को मास की यूनिट कहा जाता है। तो यूनिट क्या है? एक रेफरेंस है, बस स्टैंडर्ड का रेफरेंस है, जहां से हम शुरू कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। फिर सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब ग्रुप कह सकते हो, यूनिट्स का ग्रुप कह सकते हो, है ना। जैसे आपको मान लीजिए कोई चीज मापनी है इकट्ठे रूप से, जैसे फोर्स मेजर करना है। अब फोर्स में हो सकता है भाई, है ना, लेंथ का भी जिक्र हो, है ना, किलोग्राम मतलब मास का भी जिक्र हो, और टाइम का भी जिक्र हो, और होता भी है।
क्योंकि फोर्स बराबर है ma और एक्सेलरेशन खुद मिलके बनी है किससे, वेलोसिटी और टाइम से, और वेलोसिटी खुद मिलके बनी है लेंथ और टाइम से। बहुत बढ़िया। मतलब कि यार कोई एक हम किसी चीज की यूनिट बनाएं, किसी फिजिकल क्वांटिटी यूनिट बनाएं, उसमें कैसे ग्रुप को हम शामिल करेंगे, उसको हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स कह देते हैं। जैसे मैंने लिखा MKS सिस्टम। MKS सिस्टम मतलब ये है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें आप लेंथ को तो मीटर में मापें, मास को किलोग्राम में मापें और टाइम को सेकंड में मापें, एक ग्रुप है। बहुत बढ़िया। फिर कह सकते हो CGS सिस्टम, मतलब कोई बच्चा कहे भाई मैं तो है ना लेंथ को सेंटीमीटर में मापूंगा और है ना मैं तो मास को ग्राम में मापूंगा, तो वो बन जाएगा CGS सिस्टम। और कोई कहे ना भाई मैं तो है ना लेंथ को फुट में मापूंगा और मास को पाउंड में मापूंगा, है ना, पाउंड समझ रहे हो, केक लेने जाते हो ना, केक वो पाउंड में मिलता है ना, पाउंड, किलोग्राम नहीं होता, अलग चीज है पाउंड। तो कोई कहे कि भाई मैं लेंथ को फीट में मापूंगा, फुट में, और मास को पाउंड में मापूंगा और समय को सेकंड में मापूंगा, तो उसने अपना एक सिस्टम बना लिया। तो यह ब्रिटिश सिस्टम है ना, और बाकी ये दोनों फ्रेंच सिस्टम है। मतलब इनका जो शुरुआत जहाँ से हुई थी तो फ्रांस से हम मान सकते हैं इन ऊपर वाले दोनों की, और ये ब्रिटिश सिस्टम है, ब्रिटेन में ज़्यादातर ये मतलब शुरुआत हुई थी वहाँ से। बहुत बढ़िया। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब भाई एक ऐसा सिस्टम जिसको पूरी दुनिया जानती हो, जिसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, SI यूनिट, बस। जैसे किलोग्राम है वह मास की SI यूनिट है, मतलब वह इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग आती है, मतलब उसको पूरी दुनिया जानती है किलोग्राम को, है ना। लेंथ की यूनिट मीटर है तो उसको पूरी दुनिया जानती है भाई ये मीटर, 1 मीटर इतना होता है। बहुत सही। अब फंडामेंटल और बेस यूनिट। फंडामेंटल होता है मुख्य है, जहां से किसी चीज की शुरुआत हुई हो, है ना, और बेस भी हम उसी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। अब सुनो ध्यान से, किसी भी चीज का कुछ फंडामेंटल होता है ना। जैसे कि हम घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए हमें क्या चीजें चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि घर बनाने के लिए आपको एक बना बनाया कमरा चाहिए, एक छोटा कमरा, एक बड़ा कमरा, एक किचन जैसा कमरा, एक बाथरूम जैसा कमरा, ना 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 ना, वो तो तुम खुद बना लोगे। लेकिन तुम्हें घर बनाने के लिए ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, ये फंडामेंटल थिंग्स हैं जो तुम्हें चाहिए। अगर यही नहीं होंगी तो तुम मतलब घर बना ही नहीं सकते। अब ऐसा भी नहीं है कि तुम पत्थर लाओगे और फिर सीमेंट बनाओगे, ऐसा भी नहीं है, मतलब सीमेंट तो बनी बनाई लानी पड़ेगी। बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही कुछ यूनिट है, बेस यूनिट जिनको हम बोलते हैं, उनकी मदद से भाई हम बहुत सारे यूनिट बना सकते हैं, लेकिन उनको हमने किसी की मदद से नहीं बनाया, इसीलिए उनको फंडामेंटल या बेस यूनिट कहते हैं। जैसे लेंथ की यूनिट है मीटर। अब मीटर किसी से मिला के नहीं बनी कि यहां से टाइम पकड़ लिया, यहां से है ना टेम्परेचर पकड़ लिया और मिला के बना दिया मीटर, ना, मीटर की खुद की परिभाषा है, इसीलिए हम मीटर को फंडामेंटल यूनिट कह सकते हैं। ध्यान से सुनना, मीटर यूनिट है फंडामेंटल, और ये जो लेंथ है यह तो फिजिकल क्वांटिटी है। तो यह फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और यह फंडामेंटल यूनिट है। बहुत बढ़िया। यह क्वांटिटी है मास, और इसकी जो यूनिट है किलोग्राम, यह यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है। इसको किसी की मदद से नहीं बनाया गया, यह खुद में ही है। ऐसे ही टाइम की यूनिट सेकंड है, करंट की यूनिट एम्पियर है और टेम्परेचर की यूनिट केल्विन है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना। जैसे सुनो, मेरे पास एक सिलेंडर है गैस का, तो इतना सा सिलेंडर है, उसमें गैस भरी हुई है। बहुत बढ़िया। अब मैं उसी सिलेंडर को अगर एक बड़े सारे रूम में जाके खोल दूं तो गैस फैल जाएगी। अब देखने वाला तो ये कह सकता है कि भाई रूम में गैस ज्यादा है क्योंकि रूम बड़ा है, सिलेंडर तो छोटा सा था, उसमें तो गैस कम है। लेकिन ये बात सत्य तो नहीं है। तो सर कैसे हम उसको मेजर करेंगे? भाई तुम ऐसा करो ना कि सिलेंडर में जो गैस मौजूद है उस गैस के एटम्स गिन लो, उस गैस के मॉलिक्यूल्स गिन लो, फिर तो दिक्कत नहीं आएगी। जितने एटम्स, जितने मॉलिक्यूल्स सिलेंडर में मौजूद थे, उतने ही एटम, उतने ही मॉलिक्यूल कमरे में भी मौजूद होंगे, क्योंकि तुमने उसी सिलेंडर को कमरे में जाके खाली कर दिया है। बहुत बढ़िया। मतलब तुमने क्या किया है, तुम मटेरियल सब्सटेंस का अमाउंट जान पाए कि असलियत में मटेरियल कितना भरा पड़ा है। तो उसको कैसे मेजर करते हो आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से सीख गए होगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स मेजर करने का एक बहुत अच्छा तरीका है मोल। 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल। हाँ, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल, कि भाई सब्सटेंस कितना प्रेजेंट है, भाई इसमें कितना सब्सटेंस प्रेजेंट है,
तो उसकी यूनिट मोल होगी। अब ये बहुत अच्छी यूनिट है ना, फिजिकल क्वांटिटी है, ये यूनिट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब सुनो, जैसे इस रूम में लाइट्स लगी हुई हैं, तो लाइट से ऐसा तो नहीं है कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में सब घरों में एक जैसी लाइट है भाई। किसी घर में ऐसी लाइट भी होगी जो बहुत अच्छी रोशनी देती है, ब्राइट, बहुत ज़्यादा, जिसकी तरफ हम देख भी नहीं सकते, और कुछ ऐसी लाइट भी होंगी जो डिम होती होंगी। अब हमने तो यही सीखा है, डिम फुल। लेकिन सुनो, उसको मेजर कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ब्राइटनेस है लाइट की, है ना, कितनी कम ब्राइटनेस है लाइट की, कितनी तीखी लाइट है, कितनी एनर्जी उस लाइट से आ रही है एक पर्टिकुलर एरिया पर, एक पर्टिकुलर समय में। उसको हम लुमिनस इंटेंसिटी कह सकते हैं। मतलब लुमिनस इंटेंसिटी एक प्रकार से आपको यह बताती है कि कोई चीज़ जो जल रही है, जिसकी खुद की रोशनी है, वह कितनी अच्छे से ग्लो कर रही है, कितनी चमक पैदा कर रही है, कितनी तीखी है वो लाइट, उसको हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। अब उस तीखेपन को, उस चमक को, उस ग्लो को किस में मापेंगे? कैंडेला में मापेंगे। ऐसा थोड़ी ना कहेंगे कि हमारे घर एक लाइट है 2 किलोग्राम रोशनी देती है, ऐसे थोड़ी ना कहेंगे, फिर तो दिक्कत वाली बात है। तो कैंडेला में मापेंगे, है ना, 1 कैंडेला, आधा कैंडेला, 2 कैंडेला, 10 कैंडेला, 20 कैंडेला। और कैंडेला भी देखो कैंडल से संबंधित है, रोशनी से संबंधित है। बहुत बढ़िया। अब सुनो ध्यान से, ये 7 फंडामेंटल यूनिट हैं, 7 बेसिक यूनिट हैं। जैसे घर बनाने के लिए कोई बेसिक चीज चाहिए थी ना, 4-5 सीमेंट, है ना, ईंटें, बजरी, और भी चीजें चाहती होंगी, वैसे ही सारी फिजिकल क्वांटिटी बनाने के लिए, सारी यूनिट्स बनाने के लिए ये 7 बेसिक क्वांटिटी और बेसिक यूनिट्स चाहिए, जिनको हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। उसके अलावा 2 और हैं जो सहयोग करती हैं, है ना, उसको भी आप समझना बहुत अच्छे से। एक तो है मतलब कि प्लेन एंगल। प्लेन एंगल मतलब एक सतह पर बना हुआ एंगल। जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, जैसे मान लो एक सरफेस है ना, इस सरफेस पे मैंने 2 लाइन ड्रा कर दी, और इन दोनों लाइनों के बीच जो एंगल बन गया वो है एक सतह पर बना हुआ एंगल, जिसको हम प्लेन एंगल बोलते हैं। और ये प्लेन एंगल को रिप्रेजेंट थीटा से करते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है ना, वो रेडियन होती है, वो लिख भी रखा है वहां पे। अब आप कहोगे हम तो डिग्री पढ़े हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, वो भी यूनिट है, लेकिन रेडियन SI यूनिट है। मतलब इसका उपयोग इन तरह से किया जा सकता है जैसे आप इनका उपयोग कर रहे हो। ऐसे तो यूनिट है ना लेंथ की, वो भी है, सेंटीमीटर भी है, मिलीमीटर भी है, लेकिन मीटर का जो भाव है वही भाव यहां पे रेडियन का भी है। बहुत बढ़िया। अब सुनो, समझ गए, है ना, प्लेन एंगल फिजिकल क्वांटिटी है और इसकी यूनिट है रेडियन। बहुत बढ़िया। तो यह सहयोग कर रही है, इसलिए इस रेडियन को क्या कहा गया? सप्लीमेंट्री यूनिट कहा गया। बहुत सही। अब सुनो, एंगल क्या सिर्फ 2 लाइनों के बीच ही बन सकता है ना, एंगल और भी बन सकते हैं। जैसे मैं आपको एक दिखाता हूं, एक एग्जांपल से दिखाता हूं, इसी का देखो। जैसे मान लो एक पेज है, ठीक है, मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया, फोल्ड हो जाए भाई, बना के दिखाना है कुछ, है ना, ऐसे फोल्ड किया। अब देखो, देख रहे हो, ठीक है, यहां ये 2 जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, इसके बीच में भी तो एंगल बन रहा है, लेकिन ये एंगल किसी एक सरफेस के ऊपर मतलब बनने वाले 2 लाइनों के बीच का एंगल नहीं है। यहां तो मैं लाइनें ड्रा करूं तो बहुत सारी लाइनें ड्रा हो सकती हैं। मतलब ये जो एंगल तुम्हें दिख रहा है, यह भी एक प्रकार का एंगल ही है, लेकिन यह मेरे भाई 3 डायमेंशनल एंगल है। हाँ, 3 डायमेंशनल एंगल है ये, और इसी एंगल को हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। और जैसे प्लेन एंगल 2 लाइनों के बीच में बनने वाले एंगल को हमने रेडियन में मापा, ऐसे ही इस एंगल को जो एरिया जैसी फीलिंग दे रहा है, इस एंगल को मापने के लिए जो हम यूनिट यूज करेंगे वो स्टेरेडियन होती है। सही बात। हाँ, कैसे मापोगे? प्लेन एंगल मापने का तो एक बहुत अच्छा तरीका क्या है कि आपके सामने जैसे 2 लाइनें हैं, ये कोई एंगल है, इसके सामने आर्क बनेगी, हाँ, इसका सर्कल बना के देखो, आर्क बनेगी, हाँ, इस आर्क को रेडियस से डिवाइड कर दो तो आपके पास ये आ जाएगा, प्लेन एंगल की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको ये मापना है, ये मापना है, तो आपको क्या करना है? अब 2 लाइनें तो है नहीं कि आप आर्क बनाएंगे, ये एरिया है, इस एरिया को और ये जो रेडियस है ना, यहां से यहां तक की जो दूरी है, इसके स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो जो वैल्यू आपके पास आएगी वह सॉलिड एंगल की आएगी, और उसकी यूनिट होगी स्टेरेडियन। मतलब सॉलिड एंगल एक प्रकार का एरिया ही है,
कौन सा एरिया है? अगर यह दूरी 1 मीटर है, यह दूरी 1 मीटर है, तो ये जो एरिया है ना, इसी को हम सॉलिड एंगल कहेंगे। बहुत सही बात। तो इसका ही ये जो चित्र है ना, ये यहां बनाया गया है, 3 डायमेंशनल एंगल दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो बातें बताई गई हैं ये बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ आप फील करके पढ़ते रहें। आप नई क्लास में हुए हैं, बड़ी क्लास है, तो किसी भी प्रकार की कोई मतलब दिक्कत महसूस ना करें। शुरू में हो सकता है कि आपको थोड़ा अजीब लगे चीज़ें, है ना, ऐसे लगे कि भाई ये तो बहुत चीज़ें हार्ड हैं, ये है वो है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जहाँ तक हो पाएगा हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी की सपोर्ट करेंगे। खासकर उन बच्चों की सपोर्ट ज़रूर करेंगे जिनको फिजिक्स में थोड़ी फील कम आती है, जिनको लगता है कि मतलब है ना फीलिंग नहीं आ रही है। तो ये चैनल उन्हीं बच्चों के लिए बनाया गया है जिनको फील लेके फिजिक्स पढ़ना है। तो इसी प्रकार फील करके फिजिक्स पढ़ते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।